हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सभी क्वेश्चंस जो है पेपर में पूछे जाने योग्य हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपसे इसी प्रकार से डेली आपको वीडियोज़ लेकर के क्वेश्चंस लेकर के आते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। मिस पटेल XYZ विद्यालय की जो है प्रिंसिपल हैं। अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का उपयोग करना चाहती है। इसका क्या आधार है? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, गेस करिए। तो शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है इसलिए करना चाहती है? नहीं। शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पा रही है इसलिए? या फिर सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और टीचर उनकी पाठ्य चर्चाओं के मध्य संबंध जोड़ सकेंगे? आंसर हो गया ऑप्शन सी। जिन लोगों ने आंसर सी गेस किया है वो सभी सही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। यूजिंग पोएम्स एंड स्टोरी टेलिंग इन एन ईवीएस क्लासरूम टू क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट हेल्प इन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, पाठ को आनंदमयी और रोचक बनाने के लिए। बहुत सारे बच्चे ए आंसर लगा रहे होंगे, लेकिन ए आंसर यहां पे सही नहीं होगा। तर्कसंगत ज्यादा आंसर है वो है ऑप्शन सी। आंसर है यहाँ पे तर्कसंगत आंसर है ऑप्शन बी। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गैसों पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो देखिए पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो है पत्तियों के माध्यम से होता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी ईवीएस में, सीटेट के ईवीएस पोर्शन में पूछे जाते हैं, इसलिए भी इन क्वेश्चंस को छोड़िएगा नहीं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का जो है एक लिस्ट बना लीजिए बाकायदा। जो है मैंने तो कई वीडियोस ऑलरेडी करा चुका हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आप जो है उनको तैयार कर लीजिए। मुश्किल से 100 क्वेश्चंस होंगे, मुश्किल से 100 क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपका पूरा एनसीईआरटी ईवीएस जो है पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी जो है वायु में नहीं पाई जाती, मतलब वायुमंडल में नहीं पाई जाती? अब नोबल गैसेस क्या होती हैं? ये वो गैसेस होती हैं, इनर्ट गैस इन्हें कहते हैं, इनर्ट गैस होती है। ये वो गैसेस होती हैं जो दूसरे गैसों के साथ जो है कोई जो है क्रियाएं नहीं करती, प्रतिक्रिया नहीं देती है, निष्क्रिय गैस होती है। इन्हें हम निष्क्रिय गैस कहते हैं, निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। अब यहाँ पे नोबल गैसेस की संख्या क्या होती है और ये वायुमंडल में कौन सी? तो हीलियम पाई जाती है। ठीक है, रेडॉन भी रेडॉन, हीलियम और रेडॉन छोड़ करके बाकी सभी गैसेस जो है वायुमंडल में पाई जाती है। रेडॉन जो गैस होती है वो एक रेडियो एक्टिव गैस होती है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, रेडियो एक्टिव गैस ये एक गंधहीन है, रेडियो एक्टिव होती है। और नोबल गैसेस की क्या खूबी होती है? ये गंधहीन होती है, रंगहीन होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो लो डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, रेडॉन गैस जो है वो मुख्यतः कहाँ से निकलती है? तो ये पृथ्वी की जो चट्टाने होते हैं उनसे मूलतः निकलती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम के नियम से संबंधित है? तो थॉर्नडाइक जिन्होंने जो है अधिगम का सिद्धांत दिया था, ठीक है, अधिगम, अधिगम या फिर हम कह सकते हैं सीखने, सीखने, सीखने का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सीखने के संबंध में इन्होंने कहा था कि 3 जो है तरीकों से आप जो है आपका जो अधिगम है वो बेस्ट हो सकता है, मतलब आपका सीखना बेहतर हो सकता है या अधिगम आपका प्रभावित हो सकता है। तो पहला जो था, अभ्यास के नियम से, निरंतर अभ्यास कीजिए, डेली अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, फिर गलतियां होगी, गलतियां करेंगे, फिर से प्रयास कीजिए। तो इनका जो है सिद्धांत था अभ्यास के नियम, ट्रायल एंड एरर इसे भी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, गलतियां करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर गलतियां करेंगे, इससे आपका सीखना एक दिन हो जाएगा, मतलब आप एक दिन सीख जाएंगे,
है ना, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे। ऐसे ही तो कहा जाता है, जब एक रोज़ हमेशा अक्सर आपसे कहा जाता है रिवीजन करते रहे, पढ़ते रहे, पेपर्स लगाएं, है ना, प्रैक्टिस सेट लगाएं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट, हो सकता है पहली बार आपने प्रैक्टिस सेट लगाया तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होंगे, दूसरे दिन जो है हो सकता है एक या दो क्वेश्चन कम गलत हों उससे पहले दिन का। धीरे 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 आप 30 में से 30 भी क्वेश्चन सही कर पाएंगे, है ना। प्रभाव का नियम मतलब किस चीज़ के प्रभाव में होकर, प्रभाव में है, उससे आपका सीखना प्रभावित हो सकता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भैया सीटेट निकाल लो, नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगेगी तभी तो आगे बढ़ोगे, जीवन में खुशियाँ आएंगी, शादी होगी, पैसे पैसे से जो है गाड़ी घर खरीदोगे, तो ये किसी चीज़ के बाहरी प्रभाव में आकर के आप कर रहे हैं ना। तो यहाँ प्रभाव में आकर के सीखने को प्रभावित करना मतलब सीखना और बेहतर कर लेना। तत्परता, निरंतर उस चीज़ में तत्परता दिखा करके, जैसे आपकी रुचि हो, इंटरेस्ट दिखा करके आप अपने सीखने को प्रभावित करते हैं, सीखने को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अगर आप तत्परता नहीं दिखाएंगे तो आपका सीखना जो है डाउनवर्ड होगा, अगर ये आप तत्परता दिखाएंगे तो आपका सीखना अपवर्ड होगा। प्रभाव, किसी चीज़ के प्रभाव में आकर के आपका सीखना प्रभावित करेगा मतलब बेहतर होगा, और गलत चीज़ों के संपर्क में रहोगे तो सीखना और क्या जो है नीचे जाएगा। इस तरीके से बात समझ गए, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है। अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है वो है समुद्र। समुद्रिक जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है सबसे ज़्यादा फैला है। मरीन इको सिस्टम इसे कहते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा है और सबसे व्यापक जो है पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। जो पृथ्वी के अगर हम भाग की बात करें तो 71% भाग पर जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में संदर्भ में कथन विधि का दोष बताना है। कथन विधि का मतलब होता है व्याख्या, व्याख्यान विधि। अब व्याख्यान में क्या होता है, एक टीचर जहाँ पे किसी चीज़ की व्याख्या करता है ना, व्याख्यान विधि। अब इसमें क्या होता है, व्याख्यान विधि में जो होता है वो दोष ये है कि बच्चा जो है वो निष्क्रिय होता है। इसमें टीचर सक्रिय होता है, किसी चीज़ की व्याख्या करता रहता है, और बच्चा जो है निष्क्रिय रूप से सुनता रहता है, चुपचाप सुनता रहता है ना। ये इसका मूल दोष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हुए गिद्ध देखे। अब ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन का मतलब नहीं है, सिर्फ आपसे क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, आपने आसमान में उड़ते हुए गिद्ध देखे, एक बच्चे के संदर्भ में क्वेश्चन, वैसे भी सीटेट में बच्चों के संदर्भ में सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए टीचर ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। आपके दादा दादी बताते होंगे कि गांव में बहुत पहले बहुत गिद्ध रहते थे जो मरे हुए जानवरों को खाते थे इस तरीके से, लेकिन आजकल ये गिद्ध जो है गायब हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि एक दवा है ऐसी जिसकी वजह से ऐसा पूरा इनका जीवन जो है खतरे में आ गया है। बताओ कौन सी दवा है जिसने जो है गिद्धों की संख्या में अचानक कमी ला दी है। तो देखिए इसका आंसर है, इसका देखिए डाइक्लोफिनेक सोडियम इसका नाम है। याद रखिएगा, गिद्धों की संख्या का मूल कारण है। ये दी जाने वाली, ये पशुओं को दी जाने वाली एक दर्द निवारक दवा होती थी। इसको जब पशुओं को दर्द होता था, किसी चीज़ से समस्या होती थी, तो ये दर्द की निवारक दवा होती थी जिसका प्रयोग किया जाता था, पशुओं को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता था। अब चूंकि पशु मर गया तो इस दवा को पशु मर जाता था तो इसको गांव के बाहर छोड़ जाते थे, चूंकि गिद्ध रहते थे, गिद्ध इन्हें खाते थे। इससे क्या होता था, गिद्धों की जो किडनी या अंदर के जो ऑर्गन्स होते थे वो जो है कोलैप्स कर जाते थे, मर जाते थे। आप समझ लीजिए कि एक जो है दवा ने पूरा इकोसिस्टम जो है बर्बाद कर दिया। मतलब यहाँ तक कि एक पूरी नस्ल जो है, एक पूरा जीवन जो है, पूरों के पूरे गिद्धों की संख्या को जो है खत्म कर दिया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि आया था 1987 में। मॉन्ट्रियल जो है स्थान कहाँ पर है, तो ये कनाडा में है, याद रखना ये कनाडा में है। और इसका संबंध है ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो रसायन थे, केमिकल्स थे, गैसेस थे, उनको त्वरित रूप से जल्दी समाप्त करना, उनको रोकना। तो ओजोन परत को लेकर के है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसेस होती हैं उनको रोकना है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है सीएफसी। सीएफसी जो गैस होती है, ये जो पहले आप देखिए जो एसी होती थी और फ्रिज में जो होता था उनमें जो है डाली जाने वाली गैसें, तो और ये जो है
ये गैसेस जो होती हैं ये ओजोन क्षरण को नुकसान पहुंचाती थी। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कहाँ जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन का संबंध है वर्षा वाले क्षेत्रों वाले वन से, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं इनके गिरने का कोई समय नहीं होता कि कब पत्ती गिरेंगी, है ना। हमेशा जो है पेड़ हरे भरे रहते हैं, पत्तियां जो है संभवतः जो है ज़्यादा चौड़ी होती हैं। ठीक है, और पेड़ की ऊंचाई भी बहुत अच्छी खासी मानी जाती है। तो इस तरीके से सदाबहार वनों की व्याख्या की जा सकती है। तो यहाँ पे अगर हम भारत में बात करें तो पश्चिमी घाट जो है ये, अगर हम भारत के नक्शे की बात करें, ये है ना इस तरीके से। ठीक है, मुझे नक्शा नहीं बनाना आता, ठीक है, हंसना नहीं। तो ये जो एरिया है ये पश्चिमी घाट का एरिया है। ठीक है, ये पूरब है तो ये पश्चिमी घाट है, याद रखिएगा। ये यहाँ से गुजरात से शुरू होता है एक तरीके से और नीचे केरल तक, तमिलनाडु तक जाता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष मतलब एक जो आपकी जो जनरेशन है उसका एक ट्री तैयार करना है। जैसे आपके दादा दादी हैं, फिर उसके दो बेटे हो गए, ये आपके पिता हो गए, इनके जो दो, एक बेटा एक बेटी, या जो बेटा या दो बेटी हो गए, ये आपके चाचा हो गए, इनके बेटा परिवार। ये एक ट्री तैयार हो रहा है। नाना नानी में भी एक, जैसे मम्मी का परिवार हो गया, मम्मी के 4 भाई, 2 बहन, 2 मौसी, इस तरीके से आप देख, फिर हर किसी के अपने अपने बच्चे हैं। तो इस तरीके से जो है तैयार करना। तो अब हम इसी को देखेंगे, एक संयुक्त परिवार उनके संबंधों के बारे में बताता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डॉट डॉट को शामिल नहीं करता है। तो रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता, तो रचनात्मक आकलन में हम बच्चों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करते। ठीक है, ये बिल्कुल शामिल है। बच्चों की कमियों को पहचाना जाता है रचनात्मक आकलन में। यहाँ पे बच्चों को सीखने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश की जाती है कि बच्चा स्वयं से कार्य करे। बच्चा जो है यहाँ पर स्वयं, यहाँ पे स्वयं शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं से अपनी समस्याओं को जो है सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है और स्वयं से क्रियाएं करता है, खुद ही से जो है कार्य करता है, कार्य करते हुए सीखता है। तो यहाँ पे जो जो यह नहीं है आंसर है वो है ऑप्शन ए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है ये अनुसंधान होता है जहां पे वनों के संबंध में, वो है देहरादून। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है? तो बच्चों, ईवीएस को हम प्राथमिक स्तर पर क्लास 1 से क्लास 5th तक की हम अगर बात करें तो शामिल करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि पर्यावरण के विषय में बच्चे जाने और उसके संरक्षण के विषय में सोचें। नदी क्या होती है, उसको बचाया कैसे जाए, इसके बारे में भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े, यही इसका मूल अर्थ होता है। तो यहाँ पे अवधारणाओं को समझने, याद करने, इसका कोई संबंध नहीं। प्रश्नों को सही उत्तर दे पाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। रोजगार प्राप्त करें, यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ की जानी चाहिए। ये सभी क्वेश्चन सीटेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो मैंने सेलेक्ट करके आपको दिए हैं, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डॉट डॉट की योग्यता के परीक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों के आकलन की बात कर रहा है, तो किस पर जोर दिया जाना चाहिए? तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों के उत्तर देने से, या उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने, या फिर विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप से बताने या रटने याद करने जैसा, या दैनिक जीवन की अपरिचित, देखिए आंसर यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन यहाँ पे डी। दैनिक, डेली जो है जीवन में जो अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को, व्यवहार को दर्शाता है। तो यहाँ पे अपरिचित परिस्थितियाँ क्या होती हैं? ये बच्चे के अंदर एक तो क्षमता बढ़ाती हैं। आप ऐसी सिचुएशंस दीजिए जो बच्चे ने पहले ना की हो और आज अचानक उसको वैसी सिचुएशन बनती है, तो वो सोचता है,
को मनन करता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या ढूंढा जाए, है ना, यही तो होता है। तो यहाँ अपरिचित परिस्थितियों से जो है बच्चे के समझ बढ़ती है, सीखने की क्षमता बढ़ती है, रचनात्मक आकलन होता है, यहाँ पर रटा रटाया वाला काम नहीं चलता है। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यवहारिक अनुभवों को अब बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव की बात हो रही है, महत्व देना टीचर को लाभ पहुंचाता है। तो यहाँ पे जब बच्चे का व्यक्तिगत अनुभव होता है, उस अनुभव को हमें जो है जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे का व्यक्तिगत अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो भी आप शिक्षण तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप बच्चे को टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उससे जोड़ने का प्रयास करिए, और विमर्श व सीखने की को बढ़ावा देने में। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है? अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना, तो यहाँ पे संज्ञानात्मक अधिगम भी शामिल होता है, यहाँ पे भावनात्मक मनोवृत्त्यात्मक अधिगम भी होता है, कौशलात्मक अथवा या हम कह सकते हैं क्रियात्मक, जहाँ पे बच्चा अधिगम जो है अपनी क्रियाओं के द्वारा जो है स्वयं से खोज क्रियाओं के द्वारा सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी यहाँ पे सही आंसर हो गए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? तो भैया शब्दावलियां तो याद करना, परिभाषाओं का बोझ डालना तो नहीं होना चाहिए। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, या फिर प्राकृतिक जो है वह सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, या फिर बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाएं कराना जो संज्ञानात्मक और मन चालक जो है कौशलों के विकास में जो है सहायक होता है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। अच्छा, यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे जो उद्देश्य नहीं है वो है परिभाषाओं को याद करना। जैसे ही ये शब्द दिखे, परिभाषाओं को याद करना, रटाना, ये शब्द जो है तुरंत दिखे तो उसको तुरंत काट दीजिएगा। बाकी सभी चीज़ें पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है जीवन और पर्यावरण के सरोकार, उसके मूल्य जो है बच्चों के अंदर डालना, सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना और बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना। ठीक है, जो आंसर नहीं है वो है ऑप्शन ए। वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत किन कारकों से प्रभावित होता है? वैयक्तिक भिन्नताएं मतलब हर बच्चा विशेष है, हर बच्चा अलग है, उसकी सीखने की समझने की क्षमताएं अलग है, उसकी क्रियात्मक जो है कौशल अलग है, सारी चीज़ों में वो अलग है, तो यही व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। अब ये जो क्रियाएं हैं, कौशल है, ये क्यों अलग है? क्योंकि उसकी सीखने की क्षमता अलग है, उसका वातावरणीय कारक अलग है, उसके जन्मजात कारक अलग है, जैसे कहते हैं हम हेरेडिटी। तो देखिए, एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है, एक व्यक्ति का जो विकास होता है, वो हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का परस्पर अंतः क्रिया का परिणाम होता है, परस्पर क्रियाओं का परिणाम होता है। ठीक है, ये जो दो शब्द हैं इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रति जो है प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। प्रीति नाम की कोई टीचर होगी जो प्रदूषण पर ज़्यादा बल दे रही है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो 20 का आंसर देखिए, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का चार्ट बनाना। अगर प्रदूषण के बारे में पढ़ाना चाहती है टीचर, तो चार्ट बनाने से तो ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पे भ्रमण ले जाना, किसी प्रदूषण नदी को दिखाना, तो केवल प्रदूषण के बारे में केवल नदी को दिखाना, बाकी पर्यावरण प्रदूषण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पर्यावरण प्रदूषण भी आता है, ध्वनि प्रदूषण भी आता है, वायु प्रदूषण भी आता है ना, ये सारे प्रदूषण आते हैं, मृदा प्रदूषण भी आता है। तो केवल एक के बारे में जो है जानने से कोई प्रभावी नहीं होगा। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, सामूहिक रूप से। तो देखिए, अब क्या करेगा बच्चा, यही आंसर यहाँ पे सही है, बच्चा क्या करेगा, सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित उन चीज़ों पे चर्चा करेगा, उसके बारे में जानने का प्रयास करेगा, एक दूसरे से चर्चा करेगा। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे वहाँ पाए जाते हैं जहाँ से हमारे मोदी जी आते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन गुजरात। याद रखिएगा, मोदी जी को ध्यान रखिएगा तो वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। तो कोयला आधारित जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वो अम्ल वर्षा के लिए अंशदायी होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अम्ल वर्षा की वजह से जो है जो वर्षा के अम्ल वर्षा होती किसकी वजह से है, तो यहाँ होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होती है। और कोयला आधारित जो तापीय घर होते हैं ये इनका उत्सर्जन करते हैं, इसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। ये जो है गैसेज वायुमंडलीय जो है बादल में, पानी में, वायुमंडलीय जो पानी होता है ना, उसमें जो है मिल जाते हैं। तो ये जो बारिश होती है तो ये शरीर में पड़ती है तो जलन पैदा करती है, शरीर में जलन, खुजली, चकत्ते पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जो इमारतें होती हैं, है ना, जैसे ताजमहल का पीला पड़ना जो है इसी का मूल कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो है यहाँ कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है और इसके उत्सर्जन से अम्ल वर्षा का कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ठीक है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं कथन और कारण वाले क्वेश्चंस बहुत सारे करा दूं, मतलब 30, 35, 40, 50 जितने भी मैं बना सकता हूं उतने बना दूं? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दूं, एक पूरा एक वीडियो कंपाइल करके एक जगह दे दूं, एक ही जगह? ठीक है। और कितने बच्चों के ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं? क्या ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोगों को कठिनाई महसूस होती है, किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है? तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ राज्य है। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको तैयार कर लीजिए और एग्जाम में जो है तैयार करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत वो होते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होता। जब आपको पता है कि इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको पढ़ लीजिए, तो 3 बार 10 बार पढ़िए, आपका ये तैयार हो जाएंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है, ये टाइगर रिजर्व एक उद्यान है। राजाजी भी है, उत्तराखंड से है। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा से है। और पिन वैली का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से है, ना कि जम्मू कश्मीर से। आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? तो प्रयोगशाला प्रैक्टिकल, जहाँ पे प्रैक्टिकल क्या होता है, जहाँ पे बच्चे स्वयं से जो है एक तो रचनात्मक कार्य में लगे होते हैं, प्रैक्टिकल होगा, स्वयं से कार्य कर रहा होगा, स्वयं से नियमों की जांच कर रहा होगा, स्वयं से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कर रहा होगा। इसमें सहयोगात्मक भी होता है, ऐसा नहीं है, सहयोग भी लोग प्रयोगशाला में बहुत 1, 2, 4 लोग और भी जुड़े होते हैं, उस जो है सबका अपना अपना काम होता है। तो यहाँ पे जो है सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है, बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित होती है, क्योंकि सबका प्रयोगशाला में अपने अपने कार्य होते हैं। क्योंकि पूरा एक प्रोजेक्ट एक आदमी तो हैंडल नहीं कर सकता, उसके बहुत सारे जो है, जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग में बनाने वाला, सरिया बांधने वाला कोई और होगा, है ना, पिलर बांधने वाला कोई और होगा, है ना, उसकी मशीन कहीं और से आएगी, इस तरीके से। ठीक है। व्यवहारिक और जीवन में उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। नियमों और तथ्यों की स्वयं जांच करता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से बच्चे का आकलन करने का वह सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है जिसमें बच्चे का आकलन योजनाबद्ध तथा पारदर्शी होता है? तो बच्चे का आकलन योजनाबद्ध तरीके से होता है, मतलब एक जो है व्यवस्थित रूप में होता है ना। तो इसे कहेंगे हम पोर्टफोलियो। ये शब्द जहां पर भी दिख जाए क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, पोर्टफोलियो ही आंसर होगा। इसमें क्या होता है, बच्चों की सीख, उसकी जो प्रगति होती है, उसके क्लास में किए गए जो कार्य होते हैं, उसका एक व्यवस्थित जो है संग्रह होता है ना। इसमें बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को दर्शाता है। ये बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को दर्शाता है। मैंने क्या किया, मतलब मैंने क्या किया है, कैसे सुधार होगा, जैसे प्रश्न जो होते हैं इसी पर जो है टिके होते हैं और इसी के माध्यम से जो है इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। पेरेंट्स के लिए भी जो है ये पोर्टफोलियो होता है कि एक रिपोर्ट कार्ड दे सकते हैं कि भैया देखिए आपका बच्चा ऐसा ऐसा था और देखिए ये अब जब से आया है स्कूल, या जब से मैं आया हूँ, जब से मैंने इसको पढ़ाया है, देखिए ये सारी चीज़ें इसकी क्लियर हो गई हैं। ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व हैं। तो सक्रिय अधिगम के लिए अनिवार्य तत्व क्या हो सकते हैं? प्रयोगशीलता, जांच पड़ताल,
और बच्चे के द्वारा प्रश्न पूछना। ये सभी आंसर सही हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प को हमें चुनना है। तो कथन एक दिया गया है, ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। तो एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और इनमें फुर्ती की कमी होती है। एनीमिया जो होता है ये खून, शरीर में खून की कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो खून की जब कमी नहीं होगी, खून की कमी होगी तो बच्चा जो है तंदुरुस्त नहीं होगा, ढीला ढाला होगा, नींद आती रहेगी, फुर्ती नहीं होगी, तो ऑब्वियसली शरीर ठीक से बढ़ेगा नहीं, है ना, हेल्दी भी नहीं हो पाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। एनीमिया से शारीरिक और दिमाग में तंदुरुस्ती का असर पड़ता है, ये भी बात सही है। यहाँ पे हम दोनों ही कथनों को सही मानेंगे। आंसर हो गया 27 का सी। ठीक है, मृदा प्रदूषण विचार करना हमें कथन पे। कथन दिया गया है, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। तो जो मृदा प्रदूषण होता है वो औद्योगिक प्रदूषणों की तुलना में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये बिल्कुल कथन सही है। और इसका कारण दिया गया है कि उर्वरक और कीटनाशक जो है मृदा में डाले जाते हैं, वो जो है भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमारी जो है शरीर में बहुत सारी जो है कमियां दर्शाने समस्याएं हो जाती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पे सही व्याख्या भी हो रही है सही व्याख्या भी हो रही है और यहाँ पे आंसर हो गया 28 का ए। देखिए, ये जो कीटनाशक और उर्वरकों का जो प्रयोग हो रहा है और ये भोजन की श्रृंखला में जो जा रहा है, ये हमारे पूरे जेनेटिक्स को जो है प्रभावित कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की जो न्यूज़ है आपने अगर देखी हो कि बिहार में जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं हैं, जो बच्चे को दूध पिला रही हैं महिलाएं हैं, उनके दूध में, उनके मिल्क में जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए गए। अब रेडियो धर्मी एलिमेंट्स पाए गए, समझ रहे हैं, उनके दूध में आ गया है ना। ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है, बहुत बड़ी नेशनल जो है इमरजेंसी टाइप है कि उनके ब्रेस्ट फीडिंग में जो है इस तरीके से आ रहा है अगर, तो आप समझिए कि जेनेटिकली कितना प्रभावित कर रहा होगा उस शरीर को। और ये सब कीटनाशकों का प्रयोग की वजह से ही हो रहा है। इनकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स जो है देखने को बढ़ने लगी हैं। पर्यावरण प्रदूषण तो हाल में नुकसान जो पहुंचा रहा है, मृदा प्रदूषण भी, नकली सामान, नकली खान पान चीज़ें जो है बिक रही हैं हमारे जो है। ये आजकल देखिए, जो 30-30 साल के लड़के हैं, उनको कमर दर्द, सर्वाइकल, आंखों की रोशनी कम हो जाना, शरीर की हड्डियों में दर्द होना या घुटने का दर्द होना, है ना, इस तरीके की समस्याएं जो देखने को मिलता है, ये सब इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम दिखाई देती है। यहां पे सबसे कम दिखाई दे रही है, बच्चे जो है कक्षा में चर्चा करते हुए, अपने अनुभव बांटते हुए दिखाई देते। ये तो बाल केंद्रित कक्षा में है। ठीक है, बच्चे कक्षा में टीचर को सुनते हुए दिखाई देते। तो देखिए, बाल जो चाइल्ड सेंटर्ड जो है क्लास होती है, जहाँ पे बच्चे केंद्र में होते हैं, वहाँ पे टीचर को बच्चे सुने, ये थोड़ा सा बड़ा जो है गंभीर समस्या नजर आ रही है ना। बच्चे तरह तरह की गतिविधियां में क्रियाशील होकर कार्य करते हैं, ये बात सही है। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे के इंटरेस्ट का ध्यान दिया जाता है और बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा, यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे सही है। ठीक है, सबसे कम जो है यही एक्टिव नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए और बी पे बताइए। अब देखिए कितना पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग जो पहली बार चांद पे कदम रखे थे, इन्होंने कब रखा था? तो 1969 में इन्होंने पहली बार चांद में कदम रखा था। ये कथन सही है। 1969 में ही भारत में इसरो जो है संस्था की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब वर्ष 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। तो देखिए, कल्पना चावला 2007 में नहीं थी, 2003 की बात है। 2003 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी और जब ये अंतरिक्ष से वापस लौट रही थी, तब इनके जो है वायुमंडल में प्रवेश करते ही इनके यान में जो है आग लग गई थी, जिसकी वजह से ये हुआ था। तो यहाँ पे एक जो है कथन सही नज़र आ रहा है और बी कथन यहाँ पे गलत नज़र आ रहा है। तो ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो जो है ईवीएस का समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मैंने सीटेट का कंप्लीट मटेरियल आपको दे रखा है, सारा थ्योरी भी देता हूँ, क्वेश्चंस भी कराता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी कराता हूँ और बाकायदा बहुत सरल भाषा में। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरे सब सिर्फ केवल जो पॉइंट्स टू पॉइंट्स मैंने बात कहता हूँ ना, उसको अगर नोट कर लोगे ना तो आपके लिए 101% आपको फायदा होगा सीटेट के एग्जाम में। सिर्फ आपको इन्हीं विचारों को अपने दिमाग में बैठाए रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।